अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राज्यसभा के चुनाव का नामांकन आज से प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश के कोटे में 11 सीट हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 7 और समाजवादी पार्टी अपने दम पर 3। बचती है एक सीट या तो फिर बीजेपी जीतने की कोशिश करेगी या फिर समाजवादी पार्टी अगर चौथा कैंडिडेट उतारती है तो इस बार चुनाव होगा। अगर बीजेपी 8वां कैंडिडेट लाती है तो, या फिर बीजेपी 8 कैंडिडेट देती है और समाजवादी पार्टी 3 देती है, तब कोई चुनाव नहीं होगा। तब निर्विरोध निर्वाचन सभी 11 राज्यसभा सदस्यों का हो सकता है। चुनाव कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों पक्ष एक कैंडिडेट ज़्यादा उतारने की तैयारी कर रहे हैं, यानी बीजेपी 8 और समाजवादी पार्टी 4 प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। यानी चुनाव अवश्यंभावी है। वोटिंग निश्चित लग रही है क्योंकि दोनों दल ये तय कर चुके हैं कि चौथी सीट हथियानी है, सपा चाहती है, और 8वीं सीट हथियानी है, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आज की परिचर्चा इसी पे। और दूसरी बात, कौन कौन बनेगा राज्यसभा सदस्य, आजकल ये चर्चा बड़ी तेज है, इसी विषय पर चर्चा। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव को अब बहुत थोड़ा वक्त बचा है और आज से नॉमिनेशंस प्रारंभ हो गए हैं। कुल 11 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के हिस्से में राज्यसभा की। उन 11 सीटों पे 7 सीटें कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 3 सीटें आराम से समाजवादी पार्टी जीत सकती है। अगर बीजेपी 8वां उतारती है और समाजवादी पार्टी 3 पे ही रुकी रहती है, नो इलेक्शन, अनअपोज्ड। और अगर बीजेपी 8वां उतारती है, समाजवादी पार्टी अगर चौथा कैंडिडेट उतार देती है, देन इलेक्शन। आज कोई नॉमिनेशन पत्र नहीं बिका, कोई नॉमिनेशन आज नहीं हुए हैं, आज पहला दिन था। तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत रोचक मुकाबला होने जा रहा है। यह तो हुई कि कौन कितनी सीटें जीत सकता है। अब आइए इस पर, कौन कौन जा सकता है, कहां, राज्यसभा। बहुत लोगों के मन बहुत बेचैन हैं, उन दिग्गज नेताओं के जो बीजेपी में हैं, उन दिग्गज नेताओं के जो समाजवादी पार्टी में हैं, जिन्हें यह लगता है कि बीजेपी ने बहुत बहुमत के साथ सरकार बनाई है, ज़्यादा विधायक जीत कर आए हैं, लिहाजा बीजेपी में भी कंपटीशन बहुत तेज है। तो बीजेपी से जिन 3-4 नामों की प्रमुख चर्चा है, उनमें एक नाम चर्चित नेता नरेश अग्रवाल का है, दूसरा नाम गोरखपुर से वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला का है, और तीसरा नाम लखनऊ के मशहूर बिल्डर और मौजूदा राज्यसभा सदस्य, समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए और अभी वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य संजय सेठ का है। इन 3 नामों को लेकर बड़ी चर्चा है। कुछ संगठन के भी नाम हैं, लेकिन उनको लेकर अभी सिर्फ चर्चा है कि पार्टी उन्हें भेज सकती है। लेकिन बीजेपी के सामने लक्ष्य 2024 का है। उन्हें कई समीकरण साधने पड़ेंगे, जैसे अपर कास्ट के समीकरण साधने होंगे, ओबीसी समाज से किसी को लाना पड़ेगा, और कम से कम एक शेड्यूल्ड कास्ट समाज से किसी को टिकट देना ही, किसी न किसी कैंडिडेट बनाना पड़ेगा। क्योंकि 2024 में अब अगला लक्ष्य ओबीसी और एससी वोटों को अधिक से अधिक अपने पाले में लाना, यह लक्ष्य होगा भारतीय जनता पार्टी के सामने। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के पास देने के लिए सिर्फ 3 सीटें और उसके डिमांड करने वाले 300, 1 अनार, या बल्कि यूँ कह लें 3 अनार और 300 बीमार, और उसमें भी सहयोगी अलग से गला पकड़कर झूल रहे हैं। तो अखिलेश यादव सिर्फ 3 राज्यसभा सदस्य फिलहाल भेजने की स्थिति में, अगर चौथे पर वो प्रत्याशी नहीं उतारते हैं तो ये 3 नाम पक्के वाले कौन से हो सकते हैं, क्या चर्चाएं हैं, कौन लोग जा सकते हैं इन 3 सीटों पर। आज एक नाम चल रहा है कपिल सिब्बल का। ऐसा पॉलिटिकल कॉरिडोर में ऐसा सुना गया है कि आजम खां का ये जो रूठने का दौर है, उसके पीछे कपिल सिब्बल हैं। तो कपिल सिब्बल तो सपा बस कांग्रेस के नेता हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके पार्टी के सिंबल पे जाएंगे, या फिर कांग्रेस अपने 2 विधायकों के दम पर उनको लड़वाएगी और सपा सपोर्ट करके उनको क्लियर कराएगी राज्यसभा, या तो ये संभावित है। डिम्पल यादव का भी नाम चल रहा है, चर्चा में है, लेकिन समाजवादी पार्टी फिलहाल शायद परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने से परहेज करे।
कुछ मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी जगह देनी पड़ेगी। तो दो नाम बड़ी चर्चा में हैं, इमरान मसूद सहारनपुर से हैं और जावेद अली प्रोफेसर राम गोपाल के करीबी नेता हैं और राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। तो अब इस तीन में एक तो कम से कम मुस्लिम उतारना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को, ये दूसरा पसोपेश है। और भी कुछ प्रमुख नेता हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता IP सिंह है और भी कुछ लीडर हैं, जूही सिंह है, वो भी इस टिकट की दौड़ में है। कुछ MLC का टिकट भी चाहते हैं। कई मसले हैं इस पार्टी के भीतर। किरणमय नंदा भी अलग पूरा दम लगाए हुए हैं कि किसी तरह बड़ा सदन वो देख लें एक बारी, तो काफ़ी प्रयासरत हैं। राजेंद्र चौधरी भी चाहते हैं कि उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। तो बहुत कुछ अभी समाजवादी पार्टी में होना बाकी है, लेकिन अंतिम फैसला अखिलेश यादव को करना है कि वो किसे राज्यसभा भेजना चाहते हैं, उनकी लिस्ट में कौन है। फिलहाल उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। अब आपने सोचा होगा कि मैंने जयंत चौधरी का नाम क्यों नहीं लिया। दरअसल जयंत चौधरी 2024 का बागपत का लोकसभा का चुनाव फिर कौन लड़ेगा अगर जयंत चौधरी राज्यसभा चले जाते हैं। तो अगर एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर अखिलेश यादव जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज देते हैं तो बागपत की सीट रिक्त, जब बागपत से फिर प्रत्याशी कौन हो सकता है? क्या उनकी पत्नी जयंत चौधरी की, या फिर परिवार से कोई और व्यक्ति? क्योंकि बागपत उनकी फैमिली सीट है। तो जाहिर सी बात है कि 24 को बहुत वक्त नहीं है, और अगर जयंत चौधरी जाते हैं तो ये एक सीट फिर अगर रिक्त हुई तो बीजेपी के पास जितने विधायक हैं वो बड़े आराम से जयंत चौधरी की खाली हुई सीट जीत सकते हैं। या फिर हो सकता है कि जयंत चौधरी पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाए और चुनाव ना जीत पाएँ। तो कई इस पे प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिन पर अभी डिस्कशन होना बाकी है। तो राज्यसभा की 11 सीटें हैं, चुनाव भी दिलचस्प है, टिकट मांगने वाले भी दिलचस्प लोग हैं, और इसका अंजाम क्या होगा, कौन कौन जाएगा, बस कुछ ही दिनों में ये तस्वीर साफ होने वाली है। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, स्वाभाविक है सबसे ज़्यादा हम लोग के राज्यसभा से मेंबर आएंगे। हमारा प्रयास है कि सबसे ज़्यादा और सीटें जो है वो हम ही लोग जीते। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन नामों की घोषणा करेंगे और नामों की घोषणा होने के बाद हम लोग उनका नामांकन कराएंगे। तो यानी 11 कौन जाएंगे, बस बहुत दिन तस्वीर साफ होने वाली। कुछ की किस्मत खुलेगी, आगे राजनीति में एक नया पायदान चढ़ेंगे, और कुछ की राजनीति काफ़ी गहरी खाई में गिरेगी। तो फिर उनको 24 और 27 से पहले हाथ लगने वाला नहीं है कुछ। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी से हैं, IP सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, अरुण राजभर SBSP से हैं, अमिताभ भूषण जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि मैंने अपनी प्रस्तावना में वो सारे पक्ष रख दिए होंगे जिसके लिए आप सब बेचैन थे। लेकिन मैं आनंद दुबे आपसे जानना चाहता हूँ, भाई 3 नामों की चर्चा तो बहुत है, बाकी बचे 4-5 नाम भी बता दो ताकि ये असमंजस खत्म हो। देखिए ब्रिजेश जी, ये जो नाम है वो आप ही के माध्यम से और आप जैसे ही पत्रकार भाइयों के माध्यम से हम लोग भी लगातार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप तो बहुत लंबा अनुभव है आपका पत्रकारिता में, और आपको ये जानकारी तो है कि भारतीय जनता पार्टी में जब तक सूची न जारी हो जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि किसको टिकट मिल रहा है, कौन मंत्री बन रहा है, कौन किसको विधानसभा का टिकट मिल रहा है। ये कयासबाजी का दौर होता है, लोग अपने अपने अनुसार जो है वो अनुमान लगाते हैं और नाम लिखते हैं, बताते हैं। पर क्या आप इस मत में हैं कि नरेश अग्रवाल, संजय सेठ ये लोग भी राज्यसभा जाने चाहिए? नहीं, देखिए निश्चित रूप से अभी इस पर मंथन चल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर मंथन किया है। अभी जितने भी नाम यहाँ से चयन होंगे वो सभी नाम दिल्ली भेजे जाएंगे, फिर वहां पर हमारी केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा, हमारे पार्टी के बड़े नेता बैठेंगे, और जो भी उचित रहेगा, जो भी नाम उन्हें उचित लगेंगे लोकप्रियता के आधार पे, संगठन के आधार पे और उनके कार्य के अनुभव के आधार पे, तो निश्चित रूप से उन लोगों को मौका दिया जाएगा। जो भी नाम उसमें आएंगे वो बहुत जल्द आपको पता चल जाएंगे। एक चीज और है कि देखिए हमारे यहाँ पूरा एक सिस्टम है, प्रदेश है, प्रदेश के बाद फिर वो नाम
ये तो दूसरे पार्टियों की तरह यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति को फैसला नहीं करना होता है। तो जहां एक व्यक्ति को फैसला नहीं करना होता है वहां थोड़ा एक प्रक्रिया होती है, और उसी प्रक्रिया के बाद जो भी नाम आते हैं वो सर्वसम्मति के आधार पे आते हैं और फिर वो सब लोगों को सर्व स्वीकार भी होते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। एक रहस्य से और पर्दा उठा दीजिए। जी 7 की 8। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार जितनी भी सीटें उसे लगेगा कि वह जीत सकती है, उस पर अपने उम्मीदवार उतारे। कंफर्टेबली 7 हैं, आप जीत सकते हैं। नहीं, देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हम 7 पे लड़ते हैं या उससे ज्यादा पे लड़ते हैं, लेकिन जो भी हमारे लिए ठीक रहेगा, जितने पे हम जीत हासिल कर सकते हैं, निश्चित रूप से उसको लड़ेंगे, उसको योजना बना के लड़ेंगे और अच्छी सफलता हासिल करेंगे। 8 पे लड़ेंगे ऐसा अभी क्लेम नहीं कर रहे आप? नहीं, देखिए, ये आप तो जानते ही हैं कि ये विषय मैं तो नहीं बता सकता। ठीक। हाँ, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो जरूर तय करेंगे कि हमें ठीक कितने है। पे मैं लड़ना आपके चाहिए, मित्र कितने आईपी सिंह को आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आजकल मीडिया में बड़ी चर्चा है कि आईपी सिंह का नाम चर्चा में है राज्यसभा जाने वाली लिस्ट में। भाई आईपी सिंह जी, अगर आप जाते हैं तो एडवांस में हम लोगों के पैनल की तरफ से मुबारकबाद ले लें, लेकिन ये बताएं कि आप 3 सीटों पर लड़ रही है आपकी पार्टी या 4? देखिए, समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी। अब ब्रजेश जी, मैं पार्टी का एक वर्कर हूं, ये पार्टी का फैसला होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठकर तय करेंगे कि कौन से अमुक नाम जो राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा में पार्टी का पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा फोरम है जहां हम तत्परता के साथ अपनी बातें कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी अप्रत्याशित रूप से जो उसका वोट शेयर था वो 37% के करीब पहुंचा है, इसलिए बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी 37% वोट शेयर जो हमारा है उसके नाते बीजेपी की सीटें आधे से भी कम उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं। जिस तरह से आरजेडी ने मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ा है, उधर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो ममता दीदी जिस तरह बाउंस बैक करी हैं, और सबसे मजबूत एक बड़ा सवाल आज पूरी मीडिया में चर्चा में है, जिस तरह उनकी जिसका जिक्र मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में किया। जयंत चौधरी को लेकर आप लोगों की धारणा आजकल क्या है? देखिए, बहुत ही सीजन्ड नेता हैं और बहुत ही मेरे को व्यक्तिगत रिश्ते हैं, मेरी बातचीत उनसे होती रहती है। नहीं, बहुत सीजन नेता हैं और आरएलडी राजनीतिक दल के रूप में काम कर रही है। राजनीतिक जो सूचिता है उसका पूरा पालन कर रही है। राजनीति में जितने एस्पेक्ट हैं वो योग्य संभल के क्यों बोल रहे हो नेता के पुत्र हैं और वो सभी गुणों में लक्षित होता है। बड़ा परिवार है देश का। कि जयंत चौधरी जाएंगे कि नहीं जाएंगे राज्यसभा? ये आप मुझे पूरा सही कि गाय हमारी माता है, 4 पैर। अगर ये फैसला देखिए, ये मैं व्यक्तिगत तौर से अगर मुझसे व्यक्तिगत तौर से अगर मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि उन्हें राज्यसभा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो ये उनको स्वयं तय करना होगा कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अगर उनका प्रस्ताव आएगा, मैं समझता हूं पार्टी बहुत ही सहृदय उस बात को स्वीकार कर सकती है, क्योंकि वो बड़ा दल है, बड़ा नाम है उनका और उस पर विचार हो सकता है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन ये सब तो जब हमारा संसदीय दल बैठेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या पूरी पार्टी बैठेगी, तो हमारी पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, वो सब लोग बैठ के तय करेंगे कि राज्यसभा में क्या रहेगा। क्योंकि ठीक 2 साल के अंदर लोकसभा का पर ये आनंद दुबे तो अभी कह रहे थे कि सिर्फ अखिलेश यादव तय करेंगे कौन जाएगा। लोकसभा का चुनाव कोई बोर्ड वोर्ड नहीं है आपके यहाँ? नहीं। अरे देखिए, ये लोग कुछ भी आरोप लगा दें, लेकिन वैसे मैं लड़ाई नहीं कराना चाहता, केवल बस बता रहा हूं 1980 के बाद से है समाजवादी पार्टी और लगातार समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी है। 125 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। जिस तरह से आज सदन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि 5 साल तक आपके कान तक ये बात नहीं पहुंच पाई कि दलाली चल रही है उत्तर प्रदेश में, आपके कान में ये बात नहीं पहुंच पाई कि किस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा है,
आपके कान के में ये बात नहीं पहुंच पाई कि फर्जी इनकाउंटर्स हो रहे हैं? आपके कान में ये बात नहीं पहुंच पाई कि किस तरह से बहन बेटियों तो आप की ये इज्जत आधिकारिक लूटी जा तौर रही पर है, ये उनकी दावा रेप करते के हैं बाद हत्या कर कि दी आप जा रही है। 4 कैंडिडेट उतारेंगे। एक महीने के अंदर आप मैं ये बस दावा करते हैं। 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं जी। एक मिनट में कंक्लूड, मैं बस 1 मिनट में कंक्लूड करूंगा। 1 महीने के अंदर ललितपुर जो एकदम मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, अगर वहां दुर्घटना हुई है, रेप हुई है, तो वहां भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे। और उत्तर अगर सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, चंदौली जहां भी जरूरत हुई वो लगातार उन उनके परिवारों से जाने का मिले हैं, प्रश्न जेलों नहीं में है। जाकर आप मेरे मूल कार्यकर्ताओं से मुद्दे पर मिले हैं लौटिए। और लगातार मैं कानून व्यवस्था पर फिर किसी दिन विधानसभा पर के चर्चा अंदर वो करूंगा। मौजूद हैं। मुझे आप बताइए, क्या आप आधिकारिक तौर पर यह दावा कर रहे हैं कि आप 4 सीटों पर लड़ेंगे पक्का? बिल्कुल, मेरा मत है कि जितने हमारे पास 16 से ज्यादा वोट हैं और निश्चित तौर से हमें लड़ना चाहिए। 18-20 की इंतजाम है और Thank मुझे you, लगता है कि शुक्रिया आपका। बीजेपी छोड़कर भाग जाएगी। उमाशंकर पांडे जी, जी बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी के दरवाजे से राज्यसभा भेजना चाहती है। इस चर्चा में कुछ दम है? ब्रजेश जी, देखिए, कपिल सिब्बल जी बड़े नेता हैं और जितने बड़े नेता हैं उससे बड़े वकील हैं। सब जगह उनके चाहने वाले हैं और सबकी उन्होंने मदद की है। तो ऐसी स्थिति में ये कोई नई घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। मतलब ये सब कह के आप लोग मुझे क्यों गिल्ट फील करा रहे हो कि मैंने सवाल करके कोई गलती की? अरे भाई, मुझे पता है बड़े वकील हैं, बड़े नेता हैं, उनके चाहने वाले, जैसा कि आप बता रहे हो हर जगह। ठीक है, मैंने सवाल करके कोई गलती की क्या? नहीं नहीं नहीं, आपने गलती नहीं। पिछली बार अभी जो कपिल सिब्बल जी गए थे राज्यसभा, वो भी तो ऐसे ही गए थे ना। कैसे? समाजवादी पार्टी ने मदद की थी। तो आज तो फिर ये क्यों गरियाते घूमते हो समाजवादी पार्टी को? जब आपने नेताओं को राज्यसभा पहुंचाते हो सपा की मदद से, तो फिर इतनी कृतज्ञता क्यों? नहीं नहीं, देखिए क्या है कि 2 विचारधाराएं हैं ब्रजेश जी। एक भाजपा की है, एक कांग्रेस की है, और फिर एक विपक्ष है, एक सत्ता पक्ष है। तो जिनसे हमारी विचारधारा मैच करती है उनके साथ तो हम खड़े होते हैं, उनके साथ ना खड़े होने का कोई प्रश्न भी नहीं अच्छा, है। मैं जो लिस्ट बना रहा हूं तो कपिल सिब्बल का नाम लिख लूं या ना लिखूं, क्या करूं? नहीं, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करेगा कि उस लिस्ट में नाम होगा कि नहीं। लेकिन भैया, इस प्रदेश में यह भी होगा कि 2 विधायक वाले भी राज्यसभा जाएंगे। अरे ब्रजेश जी, यहाँ तो ऐसे भी लोग गए हैं जो किसी दल में नहीं रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? पर 2 विधायक वाला मतलब कांग्रेस का खाटी कांग्रेसी सपा से जाएगा? ये कांग्रेस का ही टैलेंट है कि 40 सांसद वाले नेता को प्रधानमंत्री बना देता है। आप कैसी बात कर रहे हैं ब्रजेश जी? मतलब 2 विधायक रख के आप 40 सांसद वाले चंद्रशेखर जी को कांग्रेस पार्टी ने देश का प्रधानमंत्री बनाया था। खैर, लड़ाई यहां नहीं है, लड़ाई जहां पे है ब्रजेश जी, मैं तो सिर्फ कपिल सिब्बल ही क्यों? कोई और भी तो जा सकता है कि ये वो बड़े वकील हैं सिर्फ इसलिए जाएंगे, या ये इसलिए कि आजम खां का मुकदमा लड़े इसलिए? देखिए, कपिल सिब्बल जी जाएंगे तो वो शीर्ष नेतृत्व उसको समझ रहा होगा। लेकिन आनंद दुबे जी की बात आपने नहीं अभी सुनी। तो मुझे आप कहानी सुना रहे थे कि बहुत बड़े नेता और नहीं, वकील, ऐसा है वैसा है, बहुत बड़े और वकील एक पे हैं। चला जाता हूँ। देखिए, मतलब अभी तो बड़ी अहंकार की बातें हो रही आजम थी। खां साहब ने, अब कह रहे हो शीर्ष नेतृत्व? नहीं, इसमें नहीं, देखिए, आजम खां साहब ने खुले ये मंच कहो से कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कंधे पे बैठकर राज्यसभा एक प्रत्याशी भेजना चाहती है, स्वीकार कर लो। आगे मैं बढ़ूं फिर? मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि वो पिछली बार भी कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी के इस बार मदद तो से ज्वाइन गए थे। करना पड़ेगा ना। आपके पास तो प्रस्तावक भी नहीं है उतने, करिएगा क्या? 10 सब प्रस्तावक चलता नहीं है। होने चाहिए। अच्छा, आपके पास 2 है। अच्छा, जयंत चौधरी जी आते तब कैसे जाते? सपा ज्वाइन करके। तो सपा 2 विधायक उनको देती है अपने। हाँ, तो है, रास्ते चलते रहते, लेकिन तो जो हाँ कह लो, मैं लिख लूं ना, झंझट खत्म, बात खत्म। मैं कहो, नाम लिख लूं, बोलो। मैं नहीं कह सकता। शीर्ष नेतृत्व समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अधिकार मैं अपने मुंह से कैसे बोल सकता हूं? पर आप चाहते हो क्यों चले जाएं? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं ब्रजेश जी, मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। अरे 2 मिनट लीजिए। हाँ, देखिए, आनंद दुबे जी अभी जो कह रहे थे कि इनके यहाँ अंतिम समय तक तय नहीं हो पाता है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन राज्यसभा जाएगा। बिल्कुल आनंद जी सही बात कह रहे हैं।
इतनी मारम मार है इनके यहाँ, कमरे में चर्चा हो रही है, फिर कुंडी लगा के परिचर्चा हो रही है। अरे क्या मतलब, योगी जी की एक लिस्ट है, अमित शाह जी की सुना दूसरी लिस्ट आ गई, राजनाथ जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मेरा, एक तो मेरा होना ही चाहिए, फिर वो नई एंट्री जेपी नड्डा साहब की हो गई सुना, आज सुबह सुबह की बात है कि इतनी लड़ाई है इनके यहाँ। पर मैं आपको भी अप्रिशिएट करूंगा कि आप खुला खेल फरुख्खाबादी करते हैं और मतलब साफ साफ जब 2 ठो सिर पे मेले हैं आप जा रहे हो राज्यसभा, मतलब ये भी तो मतलब कमाल ही है ना, लोकतंत्र का चमत्कार। लोकतंत्र का ये चमत्कार है और ये कांग्रेस पार्टी की स्वीकार्यता है ब्रजेश जी, कि कोई भी दल कांग्रेस पार्टी अरे के अभी बगैर चल चर्चा ही नहीं है, सकता। जाएंगे, अभी कोई गारंटी नहीं, इतना भी उत्साहित मत हो। अच्छा नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की लिस्ट उठा के देख लीजिए, श्रीकांत शर्मा वो भी राज्यसभा जाना चाहते हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी वो भी राज्यसभा जाना अरे ये एमएलए चाहते हैं, हैं। क्यों चले जाएंगे, इनको क्यों भेजेगी पार्टी? अरे अब जब यहाँ मंत्री नहीं बनाया, मंत्री पद छीन लिया, तो वहां जाना चाहते हैं। लड़ाइयां हैं, इसीलिए अभी कुंडी बंद होगी तब परिचर्चा होगी अंदर। ओके, तो ये सारा अभी तो देखिए लिस्ट निकलते निकलते आनंद जी कह रहे थे कि अब पता नहीं होता अंतिम समय क्या। अच्छा वो संजय सेठ जी बड़े मतलब समाज सेवी हैं, उनको जाना चाहिए, कोरोना काल में बड़े चर्चित हुए थे। बड़ी जलन हो रही है आपको, जलन की बू आ रही है। अच्छा सुरेंद्र नागर जी भी इनके परिवार के नहीं, वो इधर से उधर गए थे। आनंद जी रुकिएगा, अच्छा, अपनी बारी में बोलिएगा। नरेश आज अग्रवाल डिबेट जी- थोड़ी मजेदार है। देखिए नरेश अग्रवाल जी कितने बड़े टैलेंटेड हैं, बिस्की में विष्णु में। ये तो आपकी जलन बोल रही है नहीं, पांडे उनको जी। जरूर राज्यसभा जाना चाहिए। तो ये मतलब चुन चुन के लाए हैं। धन्यवाद, मैं अरुण संजय राजभर को आमंत्रित सेठ, करता हूं। नरेश Thank you. अग्रवाल क्या चुन चुन के लाए हैं। राम राज्य इन्हीं सब चीजों में दिखाई Thank देता है you. भाजपा का। अरुण जी, आप लोगों के यहाँ से भी कोई राज्यसभा एमएलसी जाएगा या फिर आप लोग सपा के ही कैंडिडेट्स को वोट करने वाले हो? देखिए, इस चुनाव में जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जितने हमारे सदस्य हैं विधायक, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात कर रहे हैं कि चौथा सीट जो है, क्योंकि 3 सीटें जो फ्रेश में जाने वाली हैं, चौथी सीटें जो हैं उसमें कंप्रोमाइज़ करनी है। और कंप्रोमाइज़ सभी जो हमारे घटक दल हैं और उन घटक दलों के जो विधायक हैं उनसे आपसी सहमति और वरिष्ठ नेताओं की राय किस बात से किस सहमति बन जाती है। अगर हमारी पार्टी की तरफ से सहमति बन जाती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका फैसला करेंगे, उनकी पार्टी से सहमति बन जाती है तो सब लोग मिलकर फैसला करेंगे। मतलब आप ये चाहते हैं कि चौथी सीट पर क्लेम करे अपोजिशन और उस पर ओम प्रकाश राजभर तय करेंगे कौन लड़ेगा? नहीं, हम नहीं तय करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे, वो फैसला करेंगे। मालिक वो है, गठबंधन के बड़े दल हैं वो, हम लोग छोटे दल हैं। हमारे पास 7 विधायक हैं, उनके पास 111 विधायक हैं, बाकी जयंत चौधरी साहब के पास 8 विधायक हैं। तो जो अंतिम फैसला लिया जाएगा वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लेंगे कि किस व्यक्ति पर क्या आप चाहते हो कि 4 लड़े? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे कि हम 4 न लड़ें। सवाल इस बात का हम लड़ेंगे क्यों नहीं, क्या हमारे पास सदस्य नहीं है इसलिए हम नहीं लड़ेंगे? हमारे पास सदस्य हैं, सारे लोगों के राय लिए जा रहे हैं कि किस सदस्य पर दांव लगाया जाए, क्योंकि 2024 इलेक्शन को आपको क्या लगता है किस पे दांव लगना चाहिए? उत्तर प्रदेश में तो अब तो उन पर भी तो दांव लग सकता है, आपके भाई जो वाराणसी से चुनाव हार गए। क्यों नहीं लगाया जा सकता है? वही तो मैं कौन सा विरोध कर रहा हूँ जी। क्यों नहीं मैं तो लगाया नाम जा- प्रपोज कर रहा लगाया हूँ, तो आप सब पे। उछल गए इसमें आप तो में। बैठे हुए हैं साहब, इन पे भी दाव लगाया जा सकता है। किस पे? आईपी सिंह साहब बैठे हैं। हाँ, चर्चा है इनके आप तो नाम की भी। चर्चाएं तो सबकी चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, ये दोनों लोग, बाकी जो घटक दल हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी, वो मैं फैसला समझ नहीं करेंगे। पा रहा हूँ कि आज आप लोग संदेह की नजर मुझ पे रखे हुए हो। नहीं, हम मैं तो संदेह सवाल कर रहा हूँ, सिर्फ चौंक जा रहे हो किसी से चौथी किसी सीट- को पूछ ले रहा हूँ चौथी तो। सीट का नाम ही ऐसा है, वो चौथी सीट ऐसा बना हुआ है। हाँ तो कि बताओ सभी ना, लोग उसी चौथी को सीट चौंक पे रहे कौन हैं। लड़ेगा? लेकिन एक है कि वो चौथी सीट पर जो भी आएगा वो चौंकाने वाला ही होगा, और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने वाला व्यक्ति होगा, जिसको आपके भाई को लड़ाने में कौन सी नई क्रांति आ जाएगी? कह दो हाँ लड़ाएंगे, नहीं। अब भाई हम कैसे कह देंगे कि लड़ाएंगे? तो फिर ये कह दो नया अध्याय आएगा। अरे भाई नहीं। बता दो। हाँ, पार्टी उसमें देखिए, कौन सी ऐसी मतलब जैसे पेंटागन का सीक्रेट है कि ये छिपा लो इसको? हमारे गठबंधन की जिस तरीके से भूमिका आज सदन में दिखी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से मुद्दों को ज्वलित किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है, ठीक बात है, सबकी सहमति हमारी दिखी आज
कि हम लोग भी जो पक्ष, हमारा भी नैतिक तो जिम्मेदारी है इसका कि हम अपने मतलब है पक्ष कि रखें। 3 दिन से जो ओम प्रकाश राजभर माहौल बना रहे थे, कुछ बातचीत हो गई है मतलब? नहीं, बातचीत तो डेली हो रही है, बातचीत तो क्यों कोई ऐसा पांडे दिन जी? नहीं है जिस दिन बातचीत ना हो रही हो। पांडे जी लेकिन फैसला वही लोग करेंगे। हो गई बात? पांडे जी क्या करेंगे, बेचारे 2 ठो है दावा कर रहे हैं, हम यहाँ 7 ठो लेकर के हमारा कोई दावा नहीं चल रहा है। कह तो रहे दावा कर लो, अपने भाई को उतारो ना मैदान में। अब तो वो तो पार्टी नेतृत्व तय करेंगे ओपन ना। ऑफर है। पार्टी- जब वो 2 पे देख रहे हो कैसे, मतलब कैसी ढिठाई कर रहे हैं पांडे जी, तो आप तो साथ हो। नहीं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, वो तो बात का और क्रम चल कौन सी रहा है। कैसी कहानियां सुना रहे थे पांडे जी अभी, तो सुना था कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छे से सुना था। ये तो दावा कर रहे हैं, वो भी जो 2 है वो भी तय नहीं है वो कहाँ रहेंगे। जो अच्छा। इनके पास है वो स्थापित है नहीं, वो तो व्यक्तिगत अपना फैसला करते हैं, पार्टी तो अच्छा। फैसला करती नहीं है उनका। अच्छा, ये बात मुझे नहीं तो पता थी। ये चीजें- कांग्रेस के जो दोनों हैं वो खुद फैसला करते हैं। भाई वो अपने व्यक्तिगत दम पर जीत के आए हैं, अपने दम पर राजनीति करते हैं। अच्छा। भाई बाकी सारी चीजें हैं अलग है, लेकिन राजनीति में ये जो तो मतलब राज्यसभा आप चुनाव हो साथ रहा- नहीं हो, साथ दो ना हो आप लोग? हम लोग तो एक हैं, अभी तो सब लोग एक ही दिख रहे हैं। भाई हमारे पास जितने लोग हैं और लोग आएंगे, और लोगों से बात चल रही है, अगर बात बन जाएगी तो एक अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा। और लाइट में अमिताभ भूषण जी को आमंत्रित करता हूँ। अमिताभ जी, आज बड़ी दिलचस्प टाइप की डिबेट है। लोग चाहते हैं कि उनसे कम से कम सवाल पूछे जाएं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ रहा हूँ, मामला फंस जा रहा है सबका। आप मुझे बताओ कि ये 8 लड़ेंगे और वो 4 लड़ेंगे, तो एक तो चुनाव हो जाएगा, तो तीसरा अभी अरुण ने बड़ी मतलब गलती से ही सही लेकिन कहे गए बात को कि चौथी पर मतलब इनका क्लेम है, इनके पास 7 हैं, कांग्रेस में भी कुछ इधर उधर भी सेटिंग किए हैं, तो एक इनका उतर जाए जिससे थोड़ा चौंकाने वाला प्रत्याशी आ जाए। जी, एक शेर है ब्रजेश जी कि सियासत की अपनी अलग ही ज़बां है, जो लिखा हो इकरार तो इनकार समझिए। तो जो बताया जाता है दरअसल वो होता नहीं, और जो मेरी समझ कहती है, जो मेरी जानकारी है कि चौथी सीट की बात जो कही जा रही है वो 8वीं में भी तब्दील हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि चौथी की बात होते होते 8वीं तब्दील हो जाए और फिर एक चौंकाने वाला परिणाम दिख जाए। तो नज़र उसी पर रखना चाहिए। मेरे यहाँ बिहार में स्वर्गीय रामविलास पासवान एक नेता होते थे जिनके पास हमेशा सत्ता की चाबी होती थी जी। इस समय जो मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो 8वीं सीट हो या चौथी सीट हो, चाबी तो ओम प्रकाश राजभर जी के पास है। कहे भी वो चौथी सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 8वीं में तब्दील होगी तो इस पर कोई आश्चर्य मत करिएगा। मेरा तो बस इस वक्त इतना ही कहना है। अरे तो खुलकर बोलो, क्या ये पाला बदलेंगे? बंद बंद में क्यों बोल रहे हो आप? नहीं तो मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं कि 8वीं भी हो सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चौथी पर बात बनते बनते 8वीं बन जाएगी। जो मेरी सूचना है, जो मेरी समझ है, उसको मैं पुख्ता करते हुए कह रहा हूं अपनी बात। पर ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति है वो एंटी बीजेपी कैंप में मजबूत हुई है। क्या ये वो जोखिम उठाएंगे तब जब अभी कोई चुनाव नहीं है? ब्रजेश जी, राजनीति में अंतरात्मा नाम का एक तत्व है, वो कभी भी जागृत हो सकता है। और कब जागृत होगा, दोपहर में, रात में, सुबह में, शाम में, किस वजह से जागृत होगा, वो पहले से कह पाना बहुत मुश्किल है। और मुझे यह लगता है कि 8वीं सीट के लिए वो अंतरात्मा जागृत होने वाली है। तो हमारे पांडे जी की भी तो जगी पड़ी है, चिल्ला रही है। ठीक है, और अब तो खैर पूरी प्रक्रिया शुरुआत हो ही गई है, तो बहुत दिन का मामला है नहीं। सब ये कुछ भी नहीं सामने चाहते कि आएगा, मैं पर इनसे फिर ज्यादा से कह रहा हूं सवाल कि मेरी सूचना यही है। आप भी चाहते हैं कि मैं आपसे आज ज्यादा सवाल ना पूछूं? जी, बिल्कुल ठीक बात। ना आप पूछिए। और एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं ब्रजेश जी जी कि अगर कपिल सिब्बल सदन में पहुंचते हैं जी तो कांग्रेस के लिए ये भी है कि कांग्रेस के एक विप्लवी नेता सदन में पहुंचेंगे, क्योंकि कांग्रेस पतित पावनी का जो एक अभियान उन्होंने चलाया है पूरे समूह के साथ, तो संभव है कि वो राज्यसभा में होंगे तो उनका अभियान शायद और परवान चढ़ेगा, तो वो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय भी हो सकता है। करेक्ट है। वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं डिबेट में। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। पहले तो 2 आज प्रमुख चर्चाओं का केंद्र बिंदु है। पहला तो ये कि क्या राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग होगी, ये अवश्यंभावी है या नहीं, यानी 11 कैंडिडेट दोनों खेमे से उतरेंगे, अगर 12वां उतरता है तो वोटिंग होगी। क्या ऐसी संभावना है कि 8 और 3 हो, या फिर 8 और 4 लड़ेंगे, ये हो सकता है। दूसरा, कुछ नामों को लेकर सपा में भी चर्चा है और बीजेपी कैंप में भी चर्चा है, आपने क्या सुना? देखिए, मैंने पहले भी एक बार बताया था
कि चुनाव नहीं होंगे, ज़्यादातर निर्विरोध होगा मामला, क्योंकि चुनाव कोई कराना नहीं चाहता। चुनाव होगा तो क्रॉस वोटिंग होगी, विधायक टूटेंगे, कोई रिस्क लेने वाला नहीं है। अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन आने वाला है, फिर उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले एक विधान परिषद का भी चुनाव होगा। तो ये तोड़ फोड़ से अच्छा है कि सेफ रास्ता ढूंढा जाए। ये सब लोग लाज बचाने की रणनीति है। बात ये आई कि अगर समाजवादी पार्टी 3 लड़ाती है और भाजपा 8 लड़ाती है तो फिर चुनाव कहाँ होगा। और ये जो कह रहे हैं कि 4 लड़ाओ, इनके पास प्रस्तावक तक तो है नहीं, ये कहाँ से लड़ा लेंगे। किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 8 है, कौन जाएगा लड़ाने। तो ये तो 10 विधायक तो चाहिए ना कम से कम राज्यसभा के एक मेंबर को खड़ा करने के लिए, वो तो आना चाहिए और उसके बाद तब होगा चुनाव। दूसरी बात ये है कि नाम जो चर्चा में है, एक नाम चर्चा में है कि बिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम। बीजेपी कहती है कि एक व्यक्ति एक पद, उनके बेटे को मंत्री बनाए हुए हैं। संजय सेठ भी हैं, वो पहले से हैं, सुरेंद्र नागर, शिव प्रताप शुक्ला, तमाम सारे और लोग। इधर सुखराम यादव जो सपा से थे, वो कुछ दिन से सब भाजपा में अपना पुस्तक भेंट कर रहे हैं बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ, वहाँ उनका मामला फिट होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के 3 नामों पर पहले चर्चा कर ली जाए। जी, चर्चा ये है कि अगर जावेद अली खां जो पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे हैं, मुरादाबाद से हैं, वो जा सकते हैं। कपिल सिब्बल का नाम आपने बताया, नाम चल रहा है। उसके बाद ये जैन चौधरी वाला क्या कनेक्शन है जी? जैन चौधरी वाला क्या कनेक्शन है? ब्रजेश जी, जैन चौधरी राज्यसभा जाएंगे, चाहे सपा भेजे चाहे भाजपा, वो जाएंगे जरूर। अब ये तय कर ले कि उसको किसे भेजना है जैन चौधरी को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल तक ये साफ हो जाएगा। मतलब ये जिद है कि जाएंगे? हाँ जाएंगे, चाहे साइकिल पे जाएं चाहे कमल के फूल पे जाएं, और कल शाम तक ये साफ हो जाएगा। तो बड़ी गंभीर बात बता रहे हैं हम तो। हाँ, लेकिन उससे पहले तीसरा नाम समाजवादी पार्टी में डिम्पल यादव, चौथा नाम आलोक रंजन, 5वां नाम सहारनपुर से इमरान मसूद। ये 5 नामों में से 3 नाम कोई राज्यसभा का समाजवादी पार्टी मेंबर हो सकता है। ये नाम चर्चा में है। अब जैन चौधरी की बात आई। जैन चौधरी के पास न इतनी लॉबिंग है न इतना विधायक है कि वो अकेले आके नामांकन कर दें, लेकिन हवाई अड्डे पे लोगों की निगाह लगी हुई है और वो कल शाम तक या परसों अगर आ जाएं तो ये मान लीजिएगा कि उनका मामला सेट हो गया और वो आएंगे जरूर, क्योंकि अब बड़ी गहरी बात खोज के लाए हैं वीरेन जी आप। हाँ, अब ज़्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में वो है नहीं। पार्टी को चलाना है और चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाना है। और ये जो पांडे जी ऐठे आज बैठे हैं वो कपिल सिब्बल को लेके, इनका क्या है? पांडे जी के पास कुछ बचा नहीं। इनके यहाँ तो भाई कपिल सिब्बल सपा में चले जाएंगे, वो सपा के सांसद माने जाएंगे। अच्छा, इनके भी माने जाएंगे? वो सपा के जब उनके नामांकन से जाएंगे तो कहाँ इनके माने। और इनके यहाँ प्रमोद तिवारी को लेके तमाम लोगों ने बातें कही, लेकिन उनका भी कहीं मामला अभी इधर उधर दिख नहीं रहा है। वो जैसे प्रेम से मिलते रहे लोगों से वैसे मिलते रहेंगे। अभी सीट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। अब 2 विधायक में कौन सी सीट मिल जाएगी इनको? और उसके बाद मायावती की पार्टी आती है, सतीश मिश्रा, अशोक सिद्धार्थ। उसके बाद बसपा
राज्यसभा में कहाँ इक्का दुक्का बचेगी, वहां भी उसका मामला खत्म है। जी सबसे ज्यादा नुकसान तो बसपा को हो रहा है। देखिए बीजेपी पे आइए, बीजेपी के पास सीटें ज़्यादा है, वो चाहे तो नरेश अग्रवाल को भेजे, चाहे सुखराम को भेजे, चाहे किसी नए आदमी को भेजे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये रहती है जी कि जो ज्वाइनिंग कमेटी का मेंबर था वो विधायक और मंत्री, और जो अध्यक्ष था गुरु गुण रह गए चेला शक्कर, और अध्यक्ष का अभी तक कोई ठिकाना नहीं बना। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कुछ है? अब वो बातें चल रही हैं, आ जाए तो जानिए, क्योंकि बीजेपी में जिसका नाम चलता है उसको कुछ मिल नहीं पाता, उसका ये पक्का जरूर कट है। जाता है। हाँ, ये जरूर है कि लक्ष्मीकांत एक सरल नेता है, सादे सीधे साधे नेता हैं। इतिहास गवाह रहा है कि जो चालाक हो, धोखेबाज हो, वो सियासत में सफल होता है, लेकिन वो जमीर बेचकर जो ओहदे पाते हैं वो पब्लिक लीडर नहीं होते। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पब्लिक लीडर हैं, जो जमीर नहीं बेचेंगे, पद मिले या ना मिले पार्टी के साथ रहेंगे। अरे अब कुछ मिल रहा होगा तो आप इतनी तारीफ कर दोगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा। अब नहीं, उनको हम कुछ, लोगों ने अब तो उनको कुछ मिल जाने दो। हम लोगों ने उनको देखा है, उत्तर प्रदेश में वो जी। भाजपा के बहुत जुझारू अध्यक्षों में रहे हैं, और उनके गवाह जुझारूपन के यहाँ पैनल में भी बैठे हैं हमारे एक साथी, जी। वो भी हैं, लेकिन अब चूंकि वो दूसरी पार्टी में हैं तो अब उस पर ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा, एक और असमंजस है वो दूर कर दीजिए, फिर आप अपना साहित्य पेश करिएगा। राजा भैया और उनकी पार्टी क्या करेगी बीजेपी के साथ? राजा भैया तो अगर चुनाव होता तो बीजेपी के साथ जाएंगे, अखिलेश के साथ जाने का कोई अवसर नहीं है। वो कोई सांसद उनको लड़ाना नहीं है राज्यसभा में, न उनके पास विधायक है, वो अपना एक एमएलसी जिता ले गए प्रतापगढ़ में। तो भाई जितना वहाँ डोरी ढील दी गई थी, तो यहाँ उसके बदले में एक बार थोड़ा कुछ देना भी पड़ेगा अगर वक्त आएगा। तो राजा बीजेपी के खिलाफ कहाँ जाएंगे? और दो ही तो विधायक हैं, क्या करेंगे उनको लेके? बहरहाल ब्रजेश जी, साहित्य संजय बताइए। सेठ, सुरेंद्र नागर, शिव प्रताप शुक्ला, इन सबके किस्मत की चाबी, इनकी किस्मत चमकी हुई है, ताला खुला हुआ है। लोग देखिए, चुनाव कोई चाहता नहीं हो, और चुनाव होगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये होंगे सब निर्विरोध, और बाद में सब ये हवा हवाई रह जाएगा। बस जिसकी किस्मत खुल जाए वही समझ लिए भाग्यशाली है। करेक्ट है। और अपने यहाँ कहा जाता है कि जब परछाई कद से बड़ी हो जाए और बातें औकात से ज़्यादा बड़ी हो जाएं, तब समझ लीजिए कि आपका सूरज डूबने वाला है। ये सियासत में भी है, जो छोटा दल है, जो बड़ा दल है, जिसके पास हइये नहीं है वो प्रत्याशी कहाँ लड़ाएगा। आज अखिलेश यादव को अपनी पार्टी चलानी है, वो अपने 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारेंगे, वो किसी सहयोगी के लिए सीट क्यों छोड़ेंगे? जैसे बीजेपी के पास है, वो अपना निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक करेगी। वो कहो कि उस निषाद पार्टी भेजे लगे, अपना दल को भेजे लगे, वो क्यों भेजेगी? बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि मुझे हर किसी को अपना बनाने का हुनर आता है, तभी मेरे बदन पर हर रोज एक नया घाव नजर आता है, और खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है उम्र का पानी, और वक्त की बरसात है कि थमने का नाम नहीं लेती है। तो जो सत्ता में बैठे हैं, जो बहुमत में हैं, वो हमेशा नहीं रहेंगे, वो अधिकतम फायदा उठाएंगे। लेकिन ये बात सच है कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नसाए दौलत, ये सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। अब मायावती से बेहतर एग्जाम्पल इस आपके शेर का और क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, आप डिबेट के प्रथम चरण में कुछ आपत्ति प्रकट कर रहे थे किसी की स्टेटमेंट पे, आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। नहीं, मैं आपत्ति नहीं प्रकट कर रहा था, मैं हमारे मित्र पांडे जी को सुन रहा था। वो बता रहे थे कि
भाजपा के अंदर की बहुत सारी चीजें बता रहे थे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप अपना घर देखिए, दूसरों के घर में झांकते झांकते पंजाब में क्या हश्र हो गया, मध्य प्रदेश में क्या हो गया, गोवा में क्या हो गया, राजस्थान में क्या हो रहा है, तो अपना घर देखिए, G23 की बात सुनिए कम से कम, तो वो ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना तरीका है कार्य करने का, वो उसी तरीके से कार्य करती है। और क्या कपिल सिब्बल के चाहने वाले आपके यहाँ भी हैं क्या? जी, कपिल सिब्बल के चाहने वाले आपके यहाँ भी हैं क्या? ब्रजेश जी, ये जो नहीं, 11 एक सेकंड पांडे जी रुक जाओ, अब आपके बीच में दुबे जी देखिए- बोले नहीं, आप शांति रखो। हाँ बोलिए दुबे जी। देखिए कपिल सिब्बल जी के चाहने वाले कितने हैं ये तो आपको पांडे जी ने बता दिया कि उनके चाहने वाले जो है समाजवादी पार्टी में भी उनके चाहने वाले कई जगह बता दिया इन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कपिल सिब्बल जी के कितने चाहने वाले हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता है, ये तो पांडे जी ने पहले बता दिया। मैं तो बस इतना ही कह रहा था पांडे जी से कि कम से कम G23 की बात सुन लीजिए, उनके अंदर भी थोड़ा झांक के देखिए, कम से कम पार्टी के लिए नया रास्ता खुल जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह से फैसले होते हैं और कौन लोग बैठ के फैसले लेते हैं। और चिंतन शिविर के बाद जो है राहुल गांधी जी जो है विदेश में जाकर कितने ज्ञान की बातें भारत के बारे में। जयंत चौधरी को आप किस तरह का नेता मानते हो दुबे जी? नहीं, देखिए मेरा मानना है कि राजनीति में जो लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उन सबकी अपनी एक काबिलियत है, उन सबकी अपनी एक कुव्वत है, इसीलिए वो नेता है। अच्छा। चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे वो RLD के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी बात है। जयंत चौधरी पार्टी चला रहे तो निश्चित रूप से उनके अंदर कोई काबिलियत है, कोई कुव्वत है, तभी वो पार्टी चला रहा है। अखिलेश यादव जी पार्टी चला रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर कोई तो काबिलियत होगी, वो पार्टी चला रहा है। मुझे नहीं लगता किसी के ऊपर मुझे कोई टिप्पणी करनी चाहिए व्यक्तिगत। बीरेन जी तो अभी कुछ और कहानी बता रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। नहीं, वीरेन जी देखिए बड़े पत्रकार हैं, वीरेन जी के अपनी राजनीतिक समझ है और वो राजनीतिक गलियारों में रिपोर्टिंग करते रहते हैं, तो हो सकता है उनकी कहने का अपना एक तर्क हो, एक अपना संदर्भ हो। क्या अभी आज की स्थिति में आप बीरेन जी ने जो संभावनाएं जताई, क्या उस पर आप सहमति प्रकट करते हैं? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारे यहाँ समस्त अधिकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व को है, और इस पर बोलने का, इस पर फैसला लेने का जो अधिकार है और जो बात है वो उन्हीं को। IP सिंह जी, कहानी तो कुछ और भी चल रही है पर्दे के पीछे। जैसे आपने अभी अरुण राजभर की बात सुनी, वीरेन जी अभी जयंत चौधरी वाली स्टोरी सुना रहे थे, ये चल क्या रहा है आपके यहाँ? देखिए, पब्लिक डोमेन में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो हमारी एलाइज पार्टनर हैं उन सब में सामंजस्य बहुत अच्छा है। आपस में सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है और हम मिलकर बीजेपी से मुकाबला करेंगे और चौथी जो सीट होगी समाजवादी पार्टी अपने एलाइज के साथ जीतेगी। पर ये तो कहते चौथी सीट पे क्रांति करूंगा, कौन सी क्रांति करेंगे? देखिए, सभी दलों की अपनी सोच है, अपना काम है, और हो सकता है कि उनकी कुछ और लोगों से बातचीत हुई हो, कुछ और भी एडिशनल जो विधायक हैं वो जुड़ रहे हों, विधायक जुड़ेंगे, वोट जुड़ेगा, और यहाँ तो एक एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपको याद होगा कि इससे पहले गुजरात से लाकर भी बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ाई थी और चुनाव हारी थी राज्यसभा का। प्रीति शायद उनका नाम था, प्रीति महापात्रा शायद। तो दूसरे राज्यों से भी लोग चुनाव आके यहाँ लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं। इतना डिफेंसिव आज क्यों खेल रहे हैं आप? ये आपके स्वभाव के विपरीत है आज का बयान। देखिए, मनी और मसल्स पावर है बीजेपी के, ये दो, राइट और लेफ्ट, ये दोनों भुजाएं हो गई हैं। पैसा और मसल्स पावर, ये दोनों का प्रयोग बीजेपी कर रही है, और उसका परिणाम आपने सीधे बिहार में देखा, किस तरह से वहां आरजेडी सरकार बना रही थी, उसकी जीत को रोक दिया गया 11 बजे, उसकी बढ़त को नीचे किया गया और आखिरी में आरजेडी को बाहर का रास्ता दिखा दिया।
और देखिए अभी जी। जिस तरह से बिहार में श्री नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई, उनके घर पर वो गए, 3 बार मिले और सीधे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स वो सीधे बिहार की तरफ चले गए। उनको डर सताता है तो सीधे वो झारखंड पहुंच गए। लेकिन एक बार वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जो इतने बड़े बड़े घोटाले उत्तर प्रदेश में हुए, जिस बात को स्वयं सदन में और बातचीत में मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकारा कि यहां दलाली हो रही है, कार्यकर्ता नेता दलाली बंद करें, और तमाम यूपीपीसीएल में 4100 करोड़ का घपला घोटाला हुआ। थैंक यू। उसके बाद आज हम लोग राज्यसभा पर चर्चा कर रहे थे, तो समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं। कितना खेल किया है। थैंक यू। स्वास्थ्य विभाग में 16 करोड़ की दवा पकड़ी गई जो एक्सपायर कर गई है। तो बीजेपी राज्यों में जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है, आप खुद भुक्तभोगी हैं। अगर आप भी उनकी भाषा बोल रहे हो तो शायद ये लोग आपके घर पर नहीं आते। लेकिन चूंकि आप पंपलेट तो छापते नहीं, अखबार पंपलेट छापते हैं, गोदी मीडिया है, आप उस बात को डिनाई किया। आपने जो लोग मरे गांव से लेकर कस्बे और शहर तक कोरोना में आपने दिखाया। तो अब आप अनुमति दें तो मैं आपके मित्र उमाशंकर जी को बुला लूं। जो भर्तियां नहीं हो पा रही थी अस्पतालों में, उसको आपने दिखाया। मरते तड़पते बहुत शुक्रिया आपका, लोगों को दिखाया। आपके घर पर सीबीआई, इनकम टैक्स। जी थैंक यू, थैंक यू। उमाशंकर पांडे जी, आपको कुछ आपत्ति थी आनंद दुबे जब बोल रहे थे? तो देखो, बीच में टोकने से क्या डिबेट खराब हो जाती है, मजा नहीं आता। जी, आप बताओ क्या प्रॉब्लम थी, क्या करें आनंद दुबे का? देखिए, मोदी जी ने विदेश में जाके कहा था कि 14 के पहले कोई भारत का रहने वाला हूँ ये कहने में लोग शर्माते थे। शायद आनंद दुबे जी वो बयान भूल रहे हैं। और उनके मित्र वो जो आए थे वो क्या कह रहे थे? भारत एक गंदा देश है। मोदी जी के मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति, आप भूलते बड़ी जल्दी हैं। ये सब चीज़ें अपने प्रधानमंत्री का बयान तो कम से कम याद रखा करिए मुंह खोलने के पहले। एक बात। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं ब्रजेश जी, क्रॉस वोटिंग का डर केवल भाजपा में है। 11 इनके जो विधायक हैं, जो मंत्री थे पहले, उनको हटा दिया गया है। उसमें कई टिकट के दावेदार हैं, 2 नाम मैंने ले लिया था। अगर नहीं मिला तो वो सब क्रॉस वोटिंग करेंगे। पर दिखा के वोट दिया जाता है, कोई इतना जोखिम क्यों लेगा कि दिल्ली लखनऊ में दोनों जगह इनकी सरकार है, दिखा के वोट डालना पड़ता है। अच्छा, इतना जोखिम कोई क्यों लेगा? अच्छा ये बताइए, इनके यहाँ संसदीय बोर्ड है, इनके यहाँ परंपरा है, तो जब ये 17 वाला चुनाव भाजपा जीती थी तो लोक भवन के सामने जो नया मुख्यमंत्री ऑफिस बना था उसके सामने जूतम पैजार हुआ था कि नहीं योगी जी और केशव मौर्य के समर्थकों का? वो सब तो हम लोगों ने चैनलों पे देखा था। संसदीय बोर्ड की परंपरा को नष्ट विनष्ट और धूल धूसरित होते हुए, जूतम पैजार होते हुए हम सब ने देखा। अच्छा चलो, उनका मसला छोड़ो। ये अरुण राजभर कह रहे थे कांग्रेस पर कितनी गंभीर टिप्पणी की, और मुझे आश्चर्य है कि आपको बुरा क्यों नहीं लगा। इन्होंने कहा जो 2 जीते हैं कांग्रेस के वो अपने वाले हैं, वो इधर बात हो रही है, वो कांग्रेस की बात नहीं मानेंगे। हाँ, कहा ना, कहा था कि नहीं कहा था कांग्रेस? अब अरुण राजभर जी ने कहा है, ठीक है, सबको जवाब देना नहीं उचित है। क्यों? लेकिन ये अमिताभ भूषण जी को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। एक परंपरा पड़ गई है ब्रजेश जी, और मैं बहुत कड़वी बात बोलने वाला हूँ। एक परंपरा बन गई है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक की बात कर रहा हूँ, तमाम लोगों के घर कांग्रेस के नाम पर चलते। वो सुबह उठते हैं, याद करते हैं आज कांग्रेस को किस चैनल पे क्या गरियाना है, क्या कहना है, इससे इतनी कमाई हो जाएगी। ऐसे ही तमाम वरिष्ठ, लेकिन अमिताभ जी ऐसे व्यक्ति नहीं है, आपको कोई नहीं, मैं गलतफहमी इनको नहीं उनके कह रहा हूं। अभी इन्होंने कहा पतित पावनी कांग्रेस, ये कपिल सिब्बल की चिंता, इतनी चिंता मत करो अमिताभ जी। कांग्रेस जब आपके बाप दादा थे तब की पार्टी है कांग्रेस। टाइप लैंग्वेज गलत बात। अच्छा, मैं घुमा देता हूं। गलत बात, गलत बात। पांडे जी ये गलत बात। और ये बाप दादा बाबा, गलत बात, गलत बात जी, ये आपत्तिजनक है। नो, अच्छा तो क्या कहें? आप अमिताभ जी को कुछ कहिए। अच्छा मैं ऐसे कहता हूं, ये गलत बात है, ऐसे कैसे आप? ब्रजेश जी सुन लीजिए, हम लोगों पे 12 करोड़ कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं, और जब इनके जैसे पत्रकार चैनलों पे बैठकर उन लोगों की मां का मान मर्दन करते हैं,
तो पर कांग्रेसियों गाली को गलौज कैसा करना लगता या है? किसी के बाप दादा तक जाना ये नहीं नहीं, किसी- इनके बाप ये दादा क्या शोभनीय कांग्रेस नहीं है। वोट नहीं देते थे? पूछे क्या देते थे कि शोभनीय नहीं देते है? थे? आप जैसे प्रवक्ता इस तरह की नहीं, मतलब चलिए शोभा मैं नहीं देता उसको- कि आप उसको- ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं, करें। मैं ऐसे नो, कह दूं, गलत बात है। पिताजी या पूजनीय पिताजी हाँ, ये कहें। कांग्रेस को वोट देते थे कि नहीं देते थे? तो गाली दोगे? गाली कहां दे रहा हूं? क्यों बाप दादा तक तो चढ़ गए अरे और तो क्या मैं बचा? उसको नहीं, एक शाब्दिक भाषा है वो, बाप दादा, अच्छा। पुरखे पुरनिये, ये सब हम लोगों के पूर्वांचल की भाषा है। अगर ये इनको अब बुरा जब गलती लगे पकड़ गई तो मैं तो कह रहे हो वापस ले भाषा लेता है। हूं। लेकिन मैं फिर कह नहीं रहा हूं कहना और चाहिए पूरी था। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत भूषण जैसे हजारों नए राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार इस देश में पैदा हो गए हैं, जिनके घर का चूल्हा, जिनके घर के तमाम संसाधन सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को गाली देकर आते हैं। यह एक गलत परंपरा है, लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। अगर आप एक सबसे पुरानी पार्टी को, जिसने इस देश को आजाद कराया है, जिसका बलिदान इतनी का उत्तेजना इतिहास क्यों है, पांडे जी? अगर उन्होंने आप कुछ नहीं चैनलों कहा पर है। बैठकर आप तो अनायास अनावश्यक उनके उसके ऊपर खिलाफ चढ़े ले रहे हो। बोलते हैं, क्या ये- बोला बेचारे ने? ये आपकी पत्रकारिता एक नहीं है। सेकंड रुको। अच्छा, गणेश शंकर ओके, विद्यार्थी भी अमिताभ भूषण पत्रकार जी, रहे हैं रुको, और अपना- आजकल ऐसे अपना पत्रकारों डिफेंस की वो खुद जो तैयार किए श्रृंखला हैं। शुरू हुई है, अभी आपको जो करारा सिर्फ जवाब एक मिले। काम करते हो हैं, गया। कांग्रेस को गाली देंगे, पांडे जी, कांग्रेस को गाली देंगे, आप कहीं और कांग्रेस से को गुस्सा गाली होके आ देंगे। जाए और अरे डिबेट आप में। लोगों की मैं नहीं की मानता। मैं अब क्या बताऊं, सब आज आप फिर पक्का कहीं ब्रजेश और जी डिबेट में कहेंगे। झगड़ा किए हो लेकिन आप लोगों और झगड़ा की- यहाँ कर रहे हो। आप लोगों की क्षमता Thank नहीं है you. कांग्रेस के बारे में Okay, बोलने के लिए। अमिताभ जी, go ahead, एक please. बाल नहीं Thank कटवाया है you. आपने देश के नाम हो पर, गया, और पांडे आप जी। कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे? शंकर पांडे जी, जी पांडे जी सुनो तसल्ली से, अब धैर्य रखो। शंकर जी, अब हाँ, थोड़ा तसल्ली बताइए। बख्श तरीके धैर्य से रखिए, सुन सुनिए बात। लीजिएगा। मैंने ये कहा था और कपिल अनावश्यक सिब्बल बात ने जो करेंगे अभियान तो जवाब चलाया, उससे तगड़ा पाएंगे। पांडे जी रुक जाइए। हाँ, ये समझ लीजिएगा, बोलिए। क्या हो अरे, गया अरे, आज आपको? पांडे जी सुन लीजिए, इतनी पांडे उत्तेजना जी क्यों? सुन लीजिए, जी पांडे जी सुन लीजिए, बताइए बताइए। शांत होके सुन लीजिए जरा। अरे हम तो सबसे हमेशा पहले शांत ये कि रहते हैं। कपिल सिब्बल नहीं ने तो रोज एक पत्रकार कांग्रेस बैठ के के भीतर कांग्रेस को गाली सुधार नहीं की दे पहल पाता। की। और सुनिए ना, दो दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने कमिटी बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने कांग्रेस के भीतर सुधार की बात की, कपिल सिब्बल कभी उसके चेहरे भाजपा थे। के अब ये जूतम बताने में पैजार आपको पे तकलीफ हो बोलने रही की है। हिम्मत हुई? दूसरी बात कभी सुनिए, हिम्मत पांडे जी हुई सुन महंगाई लीजिए। पर बोलने सुनिए, की? आपके कभी पूज्य हिम्मत हुई आपके बेरोजगारी पूज्य पर बोलने नाना की? जी, आपके कभी पूज्य हिम्मत पिताजी हुई जब पैदा कुलदीप हुए सेंगर थे के मामले तब में भी बोलने कांग्रेस पर, टूटी थी। जब चिन्मयानंद आप पैदा के हुए मामले में तब भी बोलने कांग्रेस की टूटी नैतिकता कभी और जुटा आगे पाए भी क्या? कांग्रेस कभी टूटेगी। जुटा पाए इंदिरा जी के नैतिकता? जमाने से आप अभी जैसे तक कांग्रेस पत्तलकारों कितने को मैं हिस्सों में जानता टूटी हूं, है। जो पांडे भारतीय जी, जनता पांडे पार्टी जी के अपने गुणगान पूज्य करके नाना जी से भी आपने सत्ता की सुना मलाई होगा, चूसने अपने के अलावा पैदा होने से अभी तीसरा तक में काम भी नहीं आपने रह देखा गया। होगा। एक पूरी कांग्रेस जमात पार्टी हो का गई है इतिहास आप जैसे विखंडन और पत्रकारों टूट की। का इतिहास ये है। ये पत्रकारिता मैं नहीं नहीं कह है, रहा हूँ, चाटुकारिता कांग्रेस है, के लोगों ने पत्रकारिता बताया है। है समय बंद समय करिए ये पर। और सब। अपनी भाषा मौका की मर्यादा तलाशेंगे। ठीक रखिए। नहीं, आप हमने पूरी जैसे भाषा की प्रवक्ताओं की मर्यादा वजह रखी। से ही एक शब्द कांग्रेस बता गर्त में दीजिए। है। एक आप शब्द जैसे मेरा बताइए, प्रवक्ताओं की वजह से संसदीय है, कांग्रेस गर्त में है। लोकतांत्रिक शब्द अपने बता दीजिए। अपने पूज्य मौका दादाजी से तलाशेंगे जाके कांग्रेस पूछ के लीजिए खिलाफ अगर जीवित बोलने है का। तो। अरे पिताजी सत्ता से के पूछिए खिलाफ कि कितनी बोलो, बार कांग्रेस हिम्मत टूटी। है। या पढ़ पत्रकारिता लीजिए, की नब्ज राहुल जी अगर और आती सोनिया है गांधी से तो पूछ सत्ता लीजिए के कांग्रेस खिलाफ कितनी बोलने बार की आदत टूटी है। डालो। इसलिए आप अगर मुझे मत हिम्मत समझाइए। है, और कपिल नैतिकता, सिब्बल मौलिकता कांग्रेस है, को सुधारने तो का सत्ता के अभियान खिलाफ चला रहे बोलने हैं। की कोई हिम्मत छुपा हुआ दिखाओ। सत्य नहीं है पांडे जी। चरण बंदना पत्रकारिता नहीं होती मेरी है। हिम्मत आप चरणों नहीं में नाप गिरे पाएंगे। हुए पत्रकार मेरी हिम्मत ना बन हाँकने के की क्षमता आप में नहीं सत्ता है। की मलाई पार्टी चाटने का जो चारण काम बन के करते रहिए। हो, वो आप बंद मेरी कर हिम्मत दो। मत समझाइए जनता- मुझे। जनता मैं देख आप रही जैसे है। चारणों महंगाई को पर उनके बोलो, प्रमाण पत्र के राशन भरोसे नहीं कार्ड के चलता हूँ। खिलाफ, राशन के आप खिलाफ जैसे चारण डुगडुगी अपना पिट प्रमाण रही है, पत्र अपने उसके पास खिलाफ रख ले। बोलो। मुझे 100 आप जैसे रुपए चारणों का पेट्रोल और प्रमाण डीजल पत्र है। नहीं चाहिए। रुकिए, आप रुकिए, जिस पार्टी में वापस आइए। है वो Thank पार्टी you. इस समय गर्त Thank में है। you. उस पार्टी का खाने में- इतिहास No, 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 गलत बात, गलत बात। उस पार्टी के भीतर अमिताभ जी, शांत हो जाइए आप भी। नेतृत्व में उत्तेजना का कोई शब्द नहीं होना प्रधान चाहिए। नेता विरोध का स्वर उठाते हैं। यही इस वक्त का अरे सच साहब, है। ये मानना चाहिए। शांत हो अपने जाइए। गिरबान में छह साल झाँकिए, की लड़कियों नहीं के तो साथ ऐसे ही बलात्कार डफली हो रहे बजाते हैं, रहिए, शून्य बोल के नहीं नीचे पाएंगे। जाएंगे एक आप। सेकंड, दोनों की आवाज बेशर्मियत बंद करते करो। हैं। ये झंझट मचाओ भाई।
भाई दुबे जी काय झगड़ा करा रहे हो इन लोगों में? पांडे जी छोड़ हमने दीजिए, छोड़ दीजिए। हमने तो कोई झगड़ा ही नहीं कराया ब्रजेश जी, हमने तो कुछ कहा ही नहीं भाई। अमिताभ पांडे ने जी अब उनसे शांत हो कुछ जाओ, प्रश्न- आवाज दोनों लोग की बंद है, शांत हो जाओ पांडे जी। पांडे जी भाई, शांत हो जाओ, मैं अमिताभ- कह रहा हूँ अब शांत हो जाओ। ये कहीं और अमिताभ झंझट जी ने करके आओ, कोई- बदला यहाँ ले रहे हो। रुक जाओ पांडे जी, रुको। अमिताभ हाँ। ब्रजेश जी, अमिताभ जी ने कोई बात कही और वो बात जो है उमाशंकर जी को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। खैर कोई बात नहीं। मैं अभी पक्का यकीन से ये- कह सकता हूं कि उमा शंकर या तो घर पे झगड़ा किए हैं या किसी और डिबेट पे लड़के आए हैं।
और उसका बदला यहाँ ले रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। नहीं ब्रजेश जी, बिल्कुल ये बात नहीं है। देखिए यही मैं बात आपको है, बताऊं, या तो घर पे एक झंझट पूरी किए हो आज। श्रृंखला है। एक अब नाम नहीं, अब अभी तो आप अच्छा रुक कहेंगे- जाओ, अब नहीं, अब डिस्टर्ब ना करो, अच्छा, रुक जाओ, ठीक। अब रुक जाओ, ठीक जाओ भाई। अरुण राजभर, आप मुझे बताओ कि चौथी सीट को लेकर जो अभी आईपी सिंह ने तर्क रखा कि डिस्कस की जा सकती है, तो आपके यहाँ से संभावित उम्मीदवार कौन हो सकता है अगर आप लोग ट्राई करो तो? संभावित उम्मीदवार के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बात कर रहे हैं, आपसी सहमति बनाकर निर्णय लिया जाएगा। तो आप चाहते हो और- कि राज्यसभा आपके यहाँ से कोई लड़े? क्यों नहीं चाहेंगे? ओके। राजनीति में है तो बिना चाहत के लिए है। 7 विधायक पे राज्यसभा सदन चाहिए। के उच्च सदन में जाने के लिए हेलो। कौन नहीं चाहेगा? हेलो, वहां जा हेलो। करके गरीबों की बात क्यों नहीं कर अरे सकता? सुनो तो, 7 विधायक लेके राज्यसभा जाओगे? यहाँ एक एक विधायक से मुख्यमंत्री तक बन गए हैं, तो 7 विधायक तो बहुत ज्यादा बड़े हो तो गए। तीनों ले लो, फिर झंझट खत्म, सपा क्यों लड़े? नहीं क्यों न, ये तो आपसी सहमति पर बात होगी ना। अभी हम टीवी पर अपने पर रणनीति चाहिए को- आपको एक सीट, है ना? नहीं, हम हमारी पार्टी का एक फैसला ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं, दोनों में अगर सहमति बन जाए, आपसी सहमति बनने के बाद ही फैसला कोई भी हो सकता है। लेकिन टीवी पर रणनीति नहीं बताई जाती है ना। अच्छा। हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग, हम प्रयास कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, अगर दाव लग जाएगा तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। दांव किधर किधर लगा रहे दाव हो? नहीं लगेगा तो वो भी आपके सामने आएगा। लेकिन हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है, हम अभी उसी गठबंधन में रहेगा? अपनी रणनीति, हाँ रहेगा, बिल्कुल रहेगा, पार्लियामेंट तक? हाँ बिल्कुल रहेगा। रणनीति उसी दिशा में बना रहे हैं, उस दिशा से अलग नहीं बना रहे हैं। और अगर ये कपिल सिब्बल को भेजेंगे तो सपोर्ट करोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? अगर आपसी सहमति से अगर फैसला लिया जाएगा, जब गठरी खोल के ही बैठे हो तो सवाल क्या करेंगे? गठबंधन जो है, आपसी सहमति किसी व्यक्ति पर, हमारे नहीं ये चर्चा कर रहे हैं सिब्बल साहब के लिए, हम आज फैसला कर रहे हैं जिस पे चर्चा होती है उस पे कोई चर्चा ही नहीं होती। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अपनी अपनी राय रखने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आने वाले कुछ वक्त में, आपको दिनों में, राज्यसभा कौन कौन लोग जाने वाले हैं और कितनी सीटों पर कौन पार्टी प्रत्याशी उतारेगी, तस्वीर बस 2 से 3 दिन के भीतर स्पष्ट होने वाली है। शुक्रिया, नमस्कार।